वो इफेक्टिव ड्यूरेशन आपके पीक पॉइंट के पहले से है। यस सर। ये दिख रहा है? जी सर। इफेक्टिव ड्यूरेशन बेटा देखो बहुत छोटी सी चीज। इफेक्टिव ड्यूरेशन जरूरी नहीं है कि जितनी देर बारिश हो आप वो पॉइंट। इफेक्टिव ड्यूरेशन वो टाइम बाउंडेशन सेट होती है जो आप खुद करते हो आपने हाइड्रोग्राफ। वो इफेक्टिव ड्यूरेशन नॉर्मली जहां से पॉइंट ए आपका होता है, पॉइंट ए बताया था जहां से राइज आपकी प्रॉपरली स्टार्ट होती है। ठीक, पॉइंट ए पे राइज स्टार्ट हुई, फिर राइज स्टार्ट होने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से वो पीक पॉइंट पे पहुंचता है, मतलब नियरर टू द पीक पॉइंट। आप उस नियरर टू द पीक पॉइंट से आप इफेक्टिव ड्यूरेशन करना स्टार्ट करते हैं। पीक पॉइंट क्या होता है? जब सबसे ज्यादा बारिश हो। तो नियरर टू, जैसे अब बारिश हुई, चलो मान लो बूंदाबांदी शुरू हुई, ठीक, बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर अचानक से तेज हुई और बहुत तेज हो गई। तो जो अचानक से तेज होती है वहां से आप इफेक्टिव ड्यूरेशन डालते हो, आप उस बूंदाबांदी को अपनी इफेक्टिव ड्यूरेशन में नहीं लेते हो बारिश। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। इफेक्टिव ड्यूरेशन क्या है अब क्लियर हो गया ना पूरी बात? जी। ठीक, अब देखो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बेसिकली बारिश कितने घंटों तक, जो आप मान लो एक कैचमेंट एरिया बताया था आपको, जी सर। कैचमेंट एरिया बताया था ना। कैचमेंट एरिया क्या हो रहा था? जो वो पूरा एरिया, सर वो एरिया सर जिसमें रन ऑफ हमारा सर चारों तरफ से वो मतलब गुजरता है, जहां पे रन ऑफ, वो पूरा एरिया जो आपके रन ऑफ में वो कर रहा हो क्या, एक पार्ट ले रहा हो। ठीक है। तो आपका जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है वो बेसिकली हम देखते हैं कि जो कैचमेंट एरिया है हमारा, उसके जो फारदेस्ट मतलब सबसे दूरी का पॉइंट है उस पे कितनी देर बारिश हो रही है। ठीक, ये बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन और एंड ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन के बराबर होता है। जो बीच, इन दोनों के बीच का टाइम होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन यानी ए, और एंड ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन यानी लास्ट पॉइंट ऑफ द हाइड्रोग्राफ। इनके बीच का जो आपका टाइम डिफरेंस होगा उसके इक्वल होता है टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब समझ में आ गई? यानी साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, समझने के लिए बोलना, ये चीज लिखना नहीं, कि ओवरऑल कैचमेंट पे कितनी देर बारिश हुई ये होता है टाइम कॉन्सेंट्रेशन। पर हम लिखते क्या है कि पूरे कैचमेंट एरिया के सबसे फारदेस्ट पॉइंट पे कितनी देर बारिश हुई। तो ठीक है, अब बात देखो, चाहे कान इधर से पकड़ रहे हैं चाहे कान इधर से पकड़ रहे हैं, कैचमेंट एरिया पे कितनी देर बारिश हुई या फारदेस्ट पॉइंट कैचमेंट एरिया पे कितनी देर बात हुई, क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। पर बात घुमा के हमने लिख दी, हम क्या साबित हो गए? ज्ञानी। सर रन ऑफ में हो सकता है क्या सर, मतलब फादर्स पॉइंट इसलिए लिखा, मतलब शायद कि जो सर बताया ना था आपने कि जितना बड़ा हमारा कैचमेंट एरिया होगा उतना ही ज्यादा सर हमारा रन ऑफ इंक्रीज करेगा। बिल्कुल, हाँ सर, इसलिए सर कह सकते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के बारे में देखो बहुत छोटी सी चीज है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है डायरेक्ट रन ऑफ निकालने का। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बाद में क्लियर करेंगे। ठीक, पहले थ्योरी निपटा लें, चैप्टर खत्म करना है हम लोग को। तो लोग पढ़ के थके जानना पड़ा पड़ा थक जाए। बस सर एक टॉपिक रह गया। अच्छा, यूनिट हाइड्रोग्राफ के एजम्पशन, हाँ वो खत्म कराने हैं क्लोजिंग सेरेमनी में। एजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ देख लो। ठीक है जी सर। एजम्पशंस ये होता है कि जो इफेक्टिव रेनफॉल होता है, ठीक, इस ड्यूरेशन में यूनिट रेनफॉल क्या था, हमने कौन सी यूनिट ली थी रेखता? सर एवरेज ली थी नेट। वाह, और भैया ताली बजा दो एक बार जोर से। नहीं सुनाई देगा। अमन, यूनिट क्या होता है? वही बोलने से नेट वाला ना कि कोई और मतलब यूनिट का मतलब होता है वन। हाँ, अरे 1 सेंटीमीटर वाला। हाँ, उधर वाला चल गया था। यूनिट टाइम में कितना वो हुआ है। तुम चले ही जाओगे, हमको लग रहा है तुम इरिगेशन हाईवे लिख के आओ। नहीं सर, हमको लक्षण बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं।
यूनिट हाइड्रोग्राफ सुनाई नहीं दे रहा। बेसिकली रिप्रेजेंट, आ रही आवाज? हाँ सर आ रही है। हेलो, तुम्हारा हाँ नेटवर्क सर, हाँ गड़बड़ है सर। एकदम। यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 सेंटीमीटर रन ऑफ किसी यूनिट ड्यूरेशन में हो, ठीक, यूनिट रन ऑफ इन अ यूनिट टाइम रिप्रेजेंट होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ। इतनी बात समझ, ठीक। एजम्पशंस क्या है कि इफेक्टिव रेनफॉल यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक, पूरे एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मतलब पहले तो बारिश एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी से होनी चाहिए उस पूरे यूनिट में। यूनिट क्या मतलब, 1 सेंटीमीटर पे एरिया पे 1 सेंटीमीटर ड्यूरेशन, मतलब यूनिट एरिया, यूनिट ड्यूरेशन, यूनिट रन ऑफ, 3 चीजें याद रखना यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए, ठीक। तो उन्होंने बोला कि ड्यूरेशन सेम होनी चाहिए, ओवरऑल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। और कोई पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट, बेस पीरियड ऑफ हाइड्रोग्राफ और वही चीज है, बेस पीरियड जो होता है हाइड्रोग्राफ का, डायरेक्ट रन ऑफ का, इफेक्टिव रेनफॉल वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। बेसिक पॉइंट्स हैं, पढ़ लीजिएगा, कोई इशू हो तो कॉल बताइएगा मुझे, ठीक। ओके सर। फिर आता है आपका स्ट्रीम गॉजिंग, ठीक, स्ट्रीम गॉजिंग। तो स्ट्रीम गॉजिंग क्यों की जाती है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि भैया स्ट्रीम गॉजिंग होती क्या है, किसी को पता है? एनीवन? सर मतलब किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में सर वो क्या नाम है, रेनफॉल जितना हमारी इंटेंसिटी से उसे कैलकुलेट करना। पर्टिकुलर नहीं बता, पर्टिकुलर देखो, स्ट्रीम की बात, स्ट्रीम नाम है, किसी भी स्ट्रीम या रिवर पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर वाटर डिस्चार्ज या फ्लो निकालना ही आपका स्ट्रीम गॉजिंग होता है, ठीक। ठीक। तो इन्होंने क्या लिखा है कि मेन एम ऑफ मेजरिंग फ्लो is to establish a gauge discharge relationship for a given stream at a given site। बात वही हुई कि हम डिस्चार्ज के लिए गॉज डिस्चार्ज रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज करते हैं किसी भी स्ट्रीम पर किसी भी गिवन टाइम। एक्सक्यूज मी प्लीज। अब दो चीजें होती हैं मेनली जो हम करते हैं, ठीक। पहला होता है लोकेशन ऑफ गॉजिंग स्टेशन, ठीक, कि कहां पर हम वो गॉजिंग लोकेशन क्या करें, साइट कहां पे करें, ठीक। तो साइट should be on a straight reach on stable banks and bottom of channel bridge piers which are perpendicular to direction of the flow and at location where stream has well defined cross section। मतलब इन्होंने कहा कि देखिए ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पर आपकी स्ट्रेट रीच हो, डायरेक्ट हो, बैंक जो हो वो स्टेबल हो, ऐसा ना हो कि बारिश हल्का सा पानी का बहाव तेज हुआ तो आपके बहाव के साथ बैंक के साथ आपका गॉजिंग स्टेशन भी बह गया, ठीक है। जो प्रोवाइड किया जाता है तो प्रॉपर ब्रिजेस और पियर्स बनाए जाते हैं। ब्रिजेस के पियर्स क्या होते हैं, पानी के अंदर फ्लो के परपेंडिकुलर आप वो खंबे गाड़ते हो जिससे आपके ब्रिजेस स्टैंड करते हैं, यस ठीक। सर। जी सर, वो जी सर। प्रॉपरली सेटअप होने चाहिए। कौन खाना बना रहा है, वो करना ही बंद हो रहा है, ऐसा नहीं सर। प्रकाश, ठीक। बस सर। कुकर बंद कर रहे हो क्या बेटा? नहीं सर, माइक तो बंद थी। फिर किसी और का, चलो। मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्चार्ज। अब मेजर जो ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करना हो कॉपी में तो मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्चार्ज नोट कर लीजिए। जो क्लास में आए हैं उनके लिए बेनिफिट ये है, एग्जाम में इसमें का 2 नंबर का आएगा, ठीक है। क्या आएगा पहले ये लिख लिया जाए। चाहे 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 एमसीक्यू के फॉर्म में दे दूं मैं, चाहे मैं उसमें दे दूं शॉर्ट आंसर में कर दूंगा, क्योंकि सर पहले एक ही चैप्टर में शॉर्ट आंसर है ना? 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग 10 एमसीक्यू। ताकि 1 घंटे में आराम से कर लो। आरसीसी का सर कैसे होगा, सब न्यूमेरिकल। यही तो बात है, देखो हम क्या इस बारे में पूछा जाएगा।
आरसीसी में थ्योरी बिल्कुल नहीं है क्या? सर है, लेकिन मैम ने कहा, मैंने बात सर पेपर जो आता है उसमें बिल्कुल थ्योरी आती नहीं है, तुम लोग सब वाले में न्यूमेरिकल। हाँ सर। है? भाई हाँ साहब, तो सर हम लोग हाँ, बीटेक वाले ज्यादा अच्छे सही रहते हैं। हम लोग है ही नहीं, पिछले पेपर में देखे मैंने, थ्योरी नहीं है। हम लोग के में अप्रोक्सीमेटली 35-65 या 40-60 या 30-70 मिनिमम, जी 30% थ्योरी और 70% न्यूमेरिकल रहते हैं, ताकि हर मतलब पास होने का मौका हर बच्चे को देता है बीटेक। 30% थ्योरी कर लोगे, एक भी अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल लगा लिया तो तुम पास हो गए। हम्म। ये चीज होती है। तुम लोग का ज्यादा कठिन है फिर आरसीसी। हाँ सर, मैम बोली आरसीसी, हाईवे और सर्वे। बेसिक ये होता है यार, सबसे ज्यादा बैक आरसीसी में लगता है। वो सर हाँ, सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट यही है ना, आरसीसी सेकंड ईयर का। आरसीसी ही है, आरसीसी ही है जो, बाकी हाईवे और सर्वे भी इजी होता है, क्योंकि हाईवे में भी आपको पर्याप्त मात्रा में थ्योरी मिल जाएगी और सर्वे में तो अतः की थ्योरी है। मेन है आरसीसी। और आरसीसी का सीन ये होता है कि आपके शुरू के अगर 1-2 कॉन्सेप्ट भी गए तो आप पूरी किताब नहीं पढ़ पाओगे। हाँ सर, ये तो है। चलो बैक टू स्टडीज। डिस्चार्ज मेजरमेंट के जो तरीके हैं, ठीक, पहला आपका क्या है? डिस्चार्ज मेजरिंग स्ट्रक्चर। डिस्चार्ज मेजरिंग स्ट्रक्चर्स, फिर अप्रोक्सीमेट एरिया स्लोप मेथड, फिर स्लोप मेथड। नोट करोगे तो है नहीं, किताब तो है ही है, समझ लो। यस। एरिया वेलोसिटी मेथड, रेडियो ट्रेसर मेथड, डाइल्यूशन मेथड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, जो कि आपका रिवर्स में बेसिकली यूज होता है। क्या किताब छापी है देखो, पहला पॉइंट लिखा है डिस्चार्ज मेजरिंग स्ट्रक्चर और नंबर डाल रखा है 3। अमन कुछ गायब किए थे क्या प्रिंट वो पीडीएफ बनाते टाइम? नहीं सर कुछ नहीं अच्छा है। 1 2 सर यहाँ 1 2 लिखा है ना, उसके बाद तीसरा। 1 2 इधर है। वही। चलो, डिस्चार्ज मेजरिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? पहला होता है नॉचेस और वियर्स, दूसरा होता है हाइड्रोलिक जंप और तीसरा होता है फ्लूम्स और ड्रॉप। ठीक, अब इसमें आप लोगों की बुद्धि चेक करता हूं, क्योंकि ये तीनों टॉपिक जो हैं वो हाइड्रोलिक्स के हैं। तो सबसे इजी टॉपिक पहले पूछते हैं, किससे पूछे बताओ? सर नॉचेस एंड वायर, तो सर वो वाला स्टील वाला था, एक बता रेक्टेंगुलर बता बता बॉक्स बता, होता तुरंत है। बता, तुमने खुद ही बोल दिया, बोलो चलो बताओ, नॉचेस और वियर्स क्या होता है? सर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो क्या कहते हैं, फ्लूइड का प्रेशर मेजर करने के लिए। क्या है, तो कितने एंगल कट होते हैं सर उसमें, याद नहीं आ रहा है। 45 शायद उसके एजेस कटे हुए रहते हैं ट्रायंगल में, सीट बताइए बने अमन, होते हैं। कहाँ 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 पहुंच गए अमन? सर सर नॉचेस जो था वो तो सर मतलब जैसे कोई स्पेसिमेन हो गया उसमें सर कटिंग, सर एक एंगल पे कटिंग होती है सर, नोजिंग जैसे हम लोग कहते थे, वही सर मतलब नॉचेस भी उसी को कहते हैं मेरे हिसाब से तो याद। हाँ सर, वो वाटर फ्लो करने के लिए होता है, एक ट्रायंगल टाइप हाँ में कटा हुआ रहता है। नॉच और बेसिकली सर आपका एक स्कोप से छोटा सा, देखो सुनो, नॉचेस जो होते हैं वो छोटे से इंस्ट्रूमेंट टाइप के होते हैं जो आपके छोटे स्ट्रीम्स या कैनाल्स में डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और जो चीज आप बता रहे हो वाटर स्टोरिंग के लिए, ठीक, वो होता है वियर। बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं वाटर या स्टोर करने अपस्ट्रीम साइड पे, रिवर, स्ट्रीम या कैनाल। हाँ सर वो तो पहले भी पढ़ा है, वो डाइवर्ट करने के लिए था। हाँ, वेर तो यार। साफ शब्दों में बात की जाए तो बात तुम लोग की पूरी तरह सही है। नॉचेस से भी पानी रोका जाता है, जो कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक ही चीज होती है। जो बेसिक डिफरेंस होता है नॉचेस और वियर में, नॉचेस आपका स्मॉल साइज होता है और वियर मतलब वो बैग रहता है रोकने के लिए, स्टोर वाटर। बड़का रहता है, बड़का बड़का हाँ, बड़का। बड़ा सा। फिर आती है हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप हमको बताएंगे भूपेंद्र। हाइड्रोलिक जंप बताया था मैंने, उदाहरण दिए थे 10, कुछ नहीं था हाइड्रोलिक जंप, और एक जीता जागता उदाहरण दिया था।
भूपेंद्र, तो हो गया। यस सर। हाइड्रोलिक जंप क्या होता है? हाइड्रोलिक क्या हाइड्रोलिक जंप? सर हमसे बोल रहे हैं? अरे भूपेंद्र से पूछा। नहीं सर, वॉइस बीच में चली गई थी। अरे वो सौरभ सर का कॉल आ रहा है। क्या बोलते हैं कि ओपन चैनल फ्लो में जब होता है वाटर, तो सर अरे थोड़ा याद है। ओपन चैनल फ्लो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचे जा रहे हो। जब भी पानी के फ्लो को हम सडनली रोक देते हैं तो वहां पर एक जंप क्रिएट होता है। पानी का पाइप है, वॉल्व लगा होता है, टंकी से पानी बह रहा है, अचानक से वॉल्व बंद कर दो, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती है। यही उस टाइम भी बताया था। भूलोगे तो पता नहीं क्या हो रही कंपनी का। अब समझ में आया हाइड्रोलिक जंप? डाउट तो नहीं रह गया? नहीं वो तो बोलो बेटा। हाइड्रोलिक जंप क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट हो तो फिर से बता दूं। नहीं सर। अगला पॉइंट है फ्लूइम्स एंड ड्रॉप्स। फ्लूम जो होता है, बहुत ध्यान से समझिए, फ्लूम जो होता है वो आपका वो अपैरेटस कह सकते हैं या मेजरिंग डिवाइस कह सकते हैं, जो आपका फ्लो ऑफ वाटर चेक करता है किसमें? ओपन चैनल में। ठीक है, ओपन चैनल में मेजरिंग यूज करते हैं फ्लूम्स की। क्लियर है भाई? आगे बढ़ाएं। यस सर। यस सर। फिर आती है बात अप्रोक्सीमेट। हाँ सर फ्लम एंड ड्रॉप बता दिया, मतलब फ्लूम्स एंड ड्रॉप बताया तो बाबू। फ्लो से बेसिकली आपका क्या होता है? मेजरिंग डिवाइस होती है जो फ्लो ऑफ वाटर चेक करता है ओपन चैनल में। यस सर। ठीक, फिर अप्रोक्सीमेट अच्छा, एरिया मेथड। ड्रॉप भी वही चीज है बेटा, अप्रोक्सीमेट वही चीज है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या कहते हैं? फिर बात आती है अप्रोक्सीमेट एरिया स्लोप मेथड। मैनिंग्स फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, कुछ याद है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, बेसिकली जो आपका अप्रोक्सीमेट एरिया स्लोप मेथड होता है वो हम वहां पे लगाते हैं जहां पर बारिश या ऐसा एरिया हो जहां पे हमारा जाना मतलब पॉसिबल ना हो, इनएक्सेसिबल हो, बहुत ज्यादा कठिन हो। ठीक, तो वहां पर हम अप्रोक्सीमेट एरिया स्लोप मेथड लगा देते हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके नीचे क्यू की अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं और अकॉर्डिंगली कौन सी इक्वेशन यूज हो रही है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आती है बात एरिया स्लोप मेथड। जो आपने बात की थी कि अप्रोक्सीमेट एरिया स्लोप मेथड, उसी को जब मॉडिफाई किया गया तो हमारा बन गया एरिया स्लोप मेथड। ठीक है, उसी चीज को जो हमने मॉडिफाई किया तो हमारा बन गया एरिया स्लोप मेथड। इसका फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ है। प्रोसीजर पढ़ लेना, यार समझ ना आए तो कॉल कर देना या प्रॉपरली बोल। आई थिंक बेसिक फॉर्मुलेज हैं इसमें, और कुछ नहीं है। ये टॉपिक आप लोग अपने आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके सर। हाँ, ना समझ में आए तो तुरंत मैसेज कर देना मुझे, इनबॉक्स कर देना, आपस में डिसाइड कर लेना, डिस्कस कर ले किसी को भी।
रित्तान, भूपेंद्र, अमन, अभिषेक, आकाश, शालीन, किसी को भी अगर टॉपिक क्लियर ना हो, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल टेक अ क्लास, सबको एक साथ समझा दूंगा। पर मेरे अकॉर्डिंग इसमें कुछ वैसा नहीं है, बेसिक फॉर्मुलेस, बेसिक कैलकुलेशंस हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, तो फाइनली सेकंड Okay. चैप्टर एंडेड। हाँ, नोट्स आपको हाईवे के चाहिए, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा कल रात तक।